देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी और एक लेसन हमने जो सीखा है कि हमको हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना है। हमको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने बोला कि हम खाली टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करेंगे, बट पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया हमारा। So it escalated immediately. अगर ये एस्केलेशन लेवल 2 पे सीजफायर नहीं होता, देन इट विल हैव बीन ऑल आउट वॉर। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द इंडियन आर्मी इज द मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब जो हाइब्रिड वॉरफेयर है या अंदर की लड़ाई है, ये उसमें दुश्मन तो नजर नहीं आता। डॉक्टर हो सकता है, सीए हो सकता है। जैसे आपने रेड फ्लोर का ब्लास्ट देखा, कौन लोग थे इस ब्लास्ट के पीछे? डॉक्टर्स। जम्मू एंड कश्मीर इज द मोस्ट वल्नरेबल एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। लोग हैं वहाँ के, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ देम आर रेडिकलाइज्ड। उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है कि आपका माली काम कर रहा है घर में, हो सकता है आपका कुक काम कर रहा है घर में, रेडिकलाइज्ड हो, वो खाने में जहर मिला के आपको मार देगा, आपको क्या पता। सबसे पहले आपने एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की। हाँ जी सर। मुझे लगता है हमारा देश उसके लिए तैयार नहीं। तो मेरे पास मैजिस्ट्रेट का पावर है कि मैं एक जवान को 28 दिन के लिए जेल में भेज सकता। सपोज ये छुट्टी गया, ये इसने 10 दिन छुट्टी मांगी, 12वें दिन आया, ये 2 दिन लेट आया छुट्टी से। 2 दिन लेट क्यों आया? नहीं सर, मुझे एक काम पहले क्यों नहीं बताया? ओके, 14 दिन अंदर। अच्छा, हेलो एवरीवन। आज हमारी फौजी सीरीज का आगाज़ है और उसके लिए मेजर जनरल राजन कोचर जी, ही इज़ अ वेटरन ऑफ इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमारे फ़ौज को नियंत्रण रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें नवाजा गया है एंड वी वेलकम हिम टू द GWP सीरीज। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम टुडे इन द दिल्ली कैंट एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक, एंड इट्स ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे अभी। थैंक यू जैसे सर। प्रोग्राम चलेगा सर, ये सबसे पहला तो बियॉन्ड द रैंक इन द यूनिफॉर्म, राजन कोचर जी खुद कौन है? एक तो एक रैंक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है कि जो फौज में रैंक दिया जाता है, इट इज रैंक जो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, राइट, एंड इट remains with you throughout your life. That is normally आप देखेंगे सिविल में जो ओहदे होते हैं, करेक्ट, वो तब तक होते हैं जब तक आप सर्विस करते हैं। फौज में जो ओहदे होते हैं वो थ्रू लाइफ होते हैं। मतलब इंसान फौज से निकल सकता है लेकिन फौज इंसान से नहीं निकल सकती। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, और ख़ास तौर पे वो लोग जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं कि ये बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है एक फौज का। और कर्नल हो, मेजर हो, सूबेदार हो, जो भी रैंक आपके साथ है वो आपके साथ ही चलता है। सर, आपने जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है, बिकॉज नॉर्मल हम सुनते हैं कि फ़ौज में इतनी पढ़ाई का इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आई थिंक यू हैव डन MSc, MBA, PhD, तो फौज में भी इतनी पढ़ाई होती है सर, या आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था इसमें? देखिए, ये एक इंडिविजुअल परस्यूट है अपनी, राइट। अब कईयों को पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता है। अब हमारे जैसे काफ़ी फौजी हैं जो रिटायर होते हैं, वो गोल्फ खेलते हैं, पढ़ने में या लिखने में रुचि नहीं रखते। करेक्ट। तो आई हैव बीन राइट फ्रॉम माई younger days fond of writing, reading, और इसीलिए एक परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए मैंने अपने आप को, ये सब डिग्रियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। और मैं ये बताता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे कि मैं एक डायरेक्टर था बिजनेस स्कूल में रिटायरमेंट के बाद, डिग्री सबको मिल सकती है, करेक्ट, बट नॉलेज एंड एप्लीकेशन, ये 2 चीज़ें हैं, वो आपको अपनी मेहनत से लेनी पड़ेगी, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एंड सर, व्हाट हैज़ बीन योर चाइल्डहुड लाइक? आपका शुरू से डिफेंस में या आर्मी में जाने का मन था? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज
आई एम सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर। अच्छा। मेरे फादर भी फौज में थे, कर्नल के रैंक में रिटायर हुए वो। कोर ऑफ सिग्नल्स में थे, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन देखता है फौज में। तो बचपन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कैंट में हैं, तो बचपन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहे एंड स्लोली इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, और फिर आप सोच नहीं सकते कोई दूसरे प्रोफेशन का। फौज का एनवायरनमेंट तो सर अलग ही होता है, और आई थिंक स्पोर्ट्स आपके दिनचर्या का पार्ट बन जाता है। तो जो स्पोर्ट्स हो गया, एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई, एक मेंटल फिटनेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बचपन से ही अगर आप में आ जाती हैं तो आपके लिए एक आसान हो जाता है करियर सिलेक्शन करना। और हमारे टाइम तो ये व्हाट्सएप था नहीं, सोशल मीडिया वगैरह ऐसी नाम की कोई चीज़ थी नहीं जी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और टीवी में दूरदर्शन के प्रोग्राम आते थे खाली। तो जो उस माहौल में आपको इतना एक्सपोजर नहीं होता है, आपके जो आपका यूथ होता है, करेक्ट, या जेंजी होता है जैसे आप बोलते हैं आजकल, तो दैट एक्सपोजर इज नॉट देयर। तो ये आपको काफ़ी हद तक आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सर जैसे आपने अभी हेल्थ की बात करी, सो डू यू थिंक आर्मी ट्रेनिंग शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन, स्पेशली, और अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो आफ्टर 40 व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल? हमारे कई सारे लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट में हैं जो आफ्टर 40। तो सबसे पहले आपने एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करी। हाँ जी सर। मुझे लगता है हमारा देश उसके लिए तैयार नहीं, बिकॉज ये आपको बचपन से ही, और आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ जहन में आनी चाहिए उनके कि भाई ये ज़रूरी है, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। करेक्ट। और हमारे ऊपर आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर पाएंगे। सो दिस हैज़ टू बी फ्रॉम विद इन, और ये अगर सोच अंदर से आएगी तभी हम इसमें ऐसा कोई कानून ला सकते हैं। तो इसको मेरा ये मानना है कि हर एक देश अलग है। जैसे कि इजराइल को आप देख लीजिए, इजराइल में कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और लेडीज़ की भी होती है और जेंट्स की भी होती है। तो बिकॉज इजराइल एक ऐसा देश है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, हमेशा उसको कोई ना कोई खतरा रहता है, तो देश की सोच ऐसी बन गई है। भारत में ऐसा नहीं है। तो आई डोंट थिंक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग को हम जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों में, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आपने 40 प्लस की बात करी। देखिए आजकल लाइफ इतनी बिजी हो गई है लोगों की कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर आई थिंक फोकस नहीं रहा है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको अपना पर्सनल एक आपको रिजाइम बनानी पड़ेगी कि हमको 6 बजे उठना है और रात के 10 बजे सोना है। तो जब तक ये आपकी रिजाइम नहीं बनेगी, you don't expect a person who works till 12 o'clock in the night to get up at 6 in the morning and go for a morning jog. Absolutely. तो एक आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, और जब तक रूटीन नहीं बनेगा, अब जैसे जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मैं 17 साल का था उस टाइम। अच्छा। तो इसको 17 साल के बाद तो मैंने बाहर की दुनिया तो देखी नहीं। एक अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक रेजिमेंटेड लाइफ मैंने देखी। तो जब इस टाइप की लाइफ होती है तो एक आपका रूटीन बनता है लाइफ में। सवेरे 5 बजे उठना, 6 बजे तक तैयार हो जाना, और आपकी पीटी होती है, आपकी परेड, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ड्रिल होती है, और 8 बजे अपने रूम में वापस आओ, ब्रेकफास्ट करो, अपना ड्रेस अपना बदली करो और क्लास के लिए चले जाओ। बिकॉज नेशनल डिफेंस एकेडमी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलती है। ओके। ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, बीए या बीएससी। तो आप अपनी क्लास अटेंड करो, 1:30 बजे तक आप आओ, अपना लंच करो, 1 घंटा रेस्ट करो, शाम को गेम्स होती हैं।
तो वो चार- इनकलकेट कर देता है तो आर्मी। वो एक आपका रूटीन बन जाता है। उस रूटीन को जब आप फॉलो करते हो तो फिर उससे आपकी एक फिजिकल फिटनेस बनती है, आपकी मेंटल फिटनेस बनती है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी बीमारियां हैं 40+ आज ये हमको देखने को मिलती है, वो इट इज लैक ऑफ रूटीन। पर्सनल रूटीन। ओके। जब तक ये रूटीन आपकी बनेगी नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू स्ट्रीमलाइन योर फिजिकल कंडीशन इन योर लाइफ। राइट सर, आर्मी में अगर हम देखते हैं तो आर्मी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ डिसीजन। और स्पेशली अगर आप बहुत लीडरशिप रोल पे हैं तो एवरीवन एक्सपेक्ट्स डिसीजंस, बट विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन हाउ डू यू डू दैट? क्योंकि कई बार कॉर्पोरेट में भी हमको देखने को मिलता है हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है लेकिन हमको डिसीजन लेना है। हाउ इट वर्क्स? फौज में हमेशा हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जिसको हम वूका एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, वूका क्या होता है सर? वूका इज वनरेबिलिटी, एम्बिग्विटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये इस टाइप का एनवायरनमेंट है। तो फौज में एक बहुत बड़ी क्वालिटी एक्चुअली आप में होनी चाहिए, वो है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। अच्छा। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी का मतलब है कि कई बार आपको पूरे इनपुट्स नहीं मिलेंगे डिसीजन लेने के लिए, बट देन यू हैव टू टेक द डिसीजन बिकॉज योर डिसीजन कैन नॉट वेट। राइट, सो इज ये- इट बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स और It is based on your assessment. It is based on instincts. It is based on your previous knowledge, and it is based on a certain risk-taking ability. ओके, एंड दैट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। It will. ये जो decision है, it cannot be a constant. It cannot be uniform for everybody. सर, अगर कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है किसी के साथ भी और हमारे जैसे नेबर्स हैं कुछ, तो हमारा कन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, तो हमारा इंडिया का अगर कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है या लड़ाई स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट फ्यूचर वॉरफेयर या ये मिसाइल होगी या नॉर्मल साइबर अटैक से काम चलाएंगे हम लोग? Nobody can dictate कि next war किस टाइप की हो, but we have to be prepared for the worst case scenario। जैसे हम फौज में प्लान करते हैं, कोई भी चीज प्लान करते हैं, we plan for the worst case scenario। तो फ्यूचर लड़ाई में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अच्छा, एंड एंड दैट इंक्लूड्स एआई? it includes AI, includes quantum computing, blockchain, ओके। data analytics, robotics, space, cyber। तो जो हम पहले हम एक्चुअली लड़ाई when we used to be fighting a war, we used to think that it will be fought in the air, it will be fought in the land, it will be fought in the sea, but abhi dimensions of warfare have changed, so you will have to take into account the space and the cyber aspect also। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूँ ट्रेनिंग इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी में जो आपका ट्रेनिंग का स्तर है वो काफ़ी हाई है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द इंडियन आर्मी इज द मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड। अच्छा, जितना टाइम हम ट्रेनिंग में अपनी आर्मी को देते हैं, हम उतना कोई भी वर्ल्ड की फौज नहीं देती। ओके। और हम क्यों बोलते हैं, देखिए जब हमारी ट्रेनिंग है, हम बोलते हैं एक गोली एक दुश्मन। इसको एक गोली एक दुश्मन का मतलब क्या है कि हमारी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमको बस एक गोली चाहिए उस दुश्मन को मारने के लिए, और उस गोली को जाया नहीं करना है। कैसे आप उसको अचीव करोगे? थ्रू कांस्टेंट ट्रेनिंग, कांस्टेंट, और ये एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, जैसे बोलते हैं। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वीरेंद्र सहवाग एक वनडे मैच खेल रहा है, सामने डेनिस लिली जैसा बॉलर है, और 150 किलोमीटर पर आवर वो आपको गेंद आपके ऊपर फेंक रहा है। अब बैट्समैन के पास या वीरेंद्र सहवाग के पास
एक स्प्लिट सेकंड का ये टाइम है कि उसको अगर फ्रंट फुट पे बॉल को खेलना है या बैक फुट पे खेलना है, राइट। तो वो कैसे डिसाइड करेगा? बिकॉज जब टेररिस्ट आपके सामने है, दुश्मन आपके सामने है, दोनों के हाथ ट्रिगर पे होते हैं। किसकी तो पहले चली और निशाने पे चली? किसका पहला चला और निशाने पे चला, वो हाँ, जिंदगी और मौत आपका जो उसमें फर्क। तो अभी जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, विल ड्रोन्स बी द फ्यूचर वॉरफेयर? तो इसमें हमारे फुट सोल्जर्स का उतना रोल नहीं रहेगा या आर्टिलरी का रोल इतना नहीं रहेगा? देखिए, मैं एक्चुअली बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन है दैट यू नो दे हैव अ मिसकंसेप्शन दैट टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस बूट्स ऑन ग्राउंड। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 7 अक्टूबर जब इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ, हाँ, अब इजराइल ने अपनी पूरे बॉर्डर पे टेक्नोलॉजी लगा रखी थी, करेक्ट। फेंसिंग अपना दूर से देख सकते थे, पर इजराइल ने बंदे नहीं लगाए थे बॉर्डर पे गार्ड करने के लिए। तो पुलिस का एक आउटपोस्ट था वहां पे, 15-20 बंदे थे वहां पे। तो दुश्मन ने ये जो क्या करना था, आपकी टेक्नोलॉजी को हैक कर देना था और आपके सिस्टम्स को एक साइबर अटैक के थ्रू सिस्टम्स को डिसेबल करना था और उसके बाद अंदर आ गए। तो आपके पास टेक्नोलॉजी थी पर आपके पास मैन पावर नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई से ह्यूमंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी से, इट हैज टू बी मिक्स ऑफ बोथ, राइट। तो एक ह्यूमन इंटरफेस जिसको बोलते हैं ना, ह्यूमन इंटरफेस इनटू टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 2030 की वॉरफेयर, जैसे आपने बूट्स ऑन ग्राउंड बोला, सो 2030 में या 2035 में जो वॉरफेयर होगी आज की वॉरफेयर से कितनी अलग होने वाली है? और उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड का करेज डेफिनेशन क्या वो चेंज होगा? देखिए, अब क्या होगा कि जो आपका सोल्जर होगा, द सोल्जर विल बी इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी। ओके। अब उसकी हेलमेट जो आपकी जैसे आपको बनेगी, हेलमेट में सेंसर्स लगे होंगे, तो गॉगल्स पहनेगा, वो होंगी नाइट विजन डिवाइसेस, रात को भी वो 100 मीटर से ज्यादा देख सकता है, जितना घना जंगल हो, हाँ, जितना अंधेरा हो, फिर भी वो देख सकता है। और जो वो देखेगा वो सिग्नल एक पीछे बैठे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहुंच जा रहा है और वहां से उसको सिग्नल मिलेगा कि अभी दुश्मन ये इस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, हाँ, सो दैट, और उसको ग्रिड रेफरेंस भी मिल जाएगा और वो ग्रिड रेफरेंस उसके हथियार के साथ लिंक्ड होगा। तो अच्छा। उसको बस वो ग्रिड रेफरेंस को मिलाना है और फायर करना है। तो अब टेक्नोलॉजी जो एक ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको एलिमिनेट कर रही है। तो इसीलिए मैं ये इसको मानता हूं कि हम जो आने वाली जो लड़ाई होगी, सबसे पहले एक देश के ऊपर साइबर अटैक होगा। अच्छा। पूरा अंधेरा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, आपके बैंकिंग सिस्टम्स कोई काम नहीं करेगा, आपका रेलवे कोई काम नहीं करेगा, आपके कोई भी सिग्नल्स नहीं काम करेंगे, आपकी वेबसाइट्स हैक हो जाएंगी। ओके। एक भयानक एनवायरनमेंट आपके सामने आएगा, जैसे कि वेनेजुएला में ब्लैकआउट हुआ था मदुरो को उठाने से पहले, वहां से जो उनका प्रेसिडेंट था। तो इस टाइप का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका दुश्मन का हमला आएगा इन टर्म्स ऑफ ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक, दोनों का मिक्स आएगा। ओके। दुश्मन के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास बेदू सैटेलाइट है, वो एक 45 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, पूरा हिंदुस्तान उसको दिखाई देता है उसमें 24/7। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता था कि हमने अपनी मिसाइल कहां से लॉन्च करनी है
और कहां पे हमने अपना मिसाइल लॉन्चर लगाया हुआ है। जैसे ये आपको सैटेलाइट पे इंफॉर्मेशन आती है, ये आपके ग्राउंड में जो रडार्स लगे हुए उनको इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, और रडार आपका वेपन सिस्टम को कन्वे करता है। इसको बोलते हैं किल चेन। ऊपर से लेके नीचे तक किल चेन आपने बनाई और आपने शूट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला कि आपके ऊपर गोली आ गई, आप खत्म हो गए। सो टुमारोज वॉरफेयर इज दिस, हाउ यू कैन कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। दुश्मन का ये जो आपका किल चेन है, ये सर्किट को आप कैसे आप इंटरफेयर कर सकेंगे और उसको खत्म कर सकेंगे कि उसका किल चेन सक्सेसफुल ना हो। ओके, दैट विल बी द फ्यूचर वॉर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज के दिन में कन्वेंशनल वॉरफेयर से इंडिया को ज्यादा खतरा है, या जो ग्रे जोन वॉरफेयर होती है जिसमें अटैक करा भाग गए, टेररिस्ट टाइप कुछ, जैसे कश्मीर में हम देख रहे हैं? देखिए, कन्वेंशनल वॉर में क्या है कि ये खड़ा है मेरे सामने, तो मैं जानता हूं ये मेरा दुश्मन है। हाँ, और मैं उसको खत्म कर सकता हूं। ये अब जो हाइब्रिड वॉरफेयर है या अंदर की लड़ाई है, ये उसमें दुश्मन तो नजर नहीं आता है। डॉक्टर हो सकता है, सीए हो सकता है। जैसे आपने इसको रेड फ्लोर का ब्लास्ट देखा, कौन लोग थे इस ब्लास्ट के पीछे? डॉक्टर्स। रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ था, आपके नेबरहुड में अगर एक डॉक्टर रहता है तो आपको एक कंफर्ट जोन में जाते हैं आपके, भाई हाँ हमारे पास एक डॉक्टर रह रहा है। करेक्ट। और अगर रात को कोई अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब के पास हम जा सकते हैं। और आपको क्या पता यही डॉक्टर एक टेररिस्ट है, इसको यही बॉम्ब ब्लास्ट करे जा रहा है हर एक जगह। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल एनिमी, बिकॉज एक्सटर्नल एनिमी तो मैं देख सकता हूं, इसको देख सकता हूं, पर अंदर के जो जयचंद है, जैसे कि कश्मीर में आपके ओवरग्राउंड वर्कर्स हम बोलते हैं, ओजीडब्ल्यूज। अच्छा। तो ये ओजीडब्ल्यू क्या करते हैं? मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को पूरी खबर देते हैं। ओह। और जंगलों में छुपे हुए टेररिस्ट उनको खाना, राशन वगैरह सब सप्लाई करते हैं। और सालों तक अभी जो एनकाउंटर हुआ किश्तवाड़ में, और हमने 7 टेररिस्ट हमने मारे, उसमें एक सुलेमान करके एक टॉप लीडर था जैश का, उसको मारा हमने। वो 1 साल से जंगल में रह रहा था। 1 साल से? 1 year he was staying in the jungle। कैसे रह सकता है कोई एक दुश्मन के देश में? बिकॉज हमारा देश तो उनका दुश्मन है। सही बात है। वो पाकिस्तान से था, वो जंगलों में 1 साल तक इसको रह रहा था। सपोर्ट मिल रहा था इसका मतलब? उसको कहां से सपोर्ट मिल रहा था? हमारे लोग उसको सपोर्ट दे रहे थे। तो मैं इसको मानता हूं कि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है आने वाले वक्त। दुश्मन को बॉर्डर पे तो हम संभाल लेंगे, पर बॉर्डर के अंदर का दुश्मन कैसे संभलेगा, मुझे बताइए। सबसे बड़ा दुश्मन आज बॉर्डर के अंदर है हमारा। तो आपने जैसे अलग अलग सेक्टर संभाले हैं, यू थिंक विच सेक्टर इज मोस्ट डिफिकल्ट, कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर? कौन सा सेक्टर सबसे डिफिकल्ट है? फौज के लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं। वी आर नॉट intimidated by any terrain or any kind of a thing, but risk factor अगर हम देखें, risk to life and property and all, तो जम्मू एंड कश्मीर is the most vulnerable as far as we are concerned. Okay. और उसके रीजंस हैं, जो एक तो लोग हैं वहां के, a small percentage of them are radicalized. अच्छा। वो भारत के विरुद्ध काम करते हैं। तो वही हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं जाके, और वही जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ओवरग्राउंड बिकॉज वो आपके घर में होंगे, वो हो सकता है कि आपका माली काम कर रहा है घर में, और हो सकता है आपका कुक काम कर रहा है घर में, रेडिकलाइज्ड हो, वो खाने में जहर मिला के आपको मार देगा, आपको क्या पता।
तो इस टाइप की एक कॉमन आदमी उसको फेस करता है। और फौज में क्या है कि हमको चौकन्ना रहता है, बिकॉज हमारे जो इन्फॉर्मर्स है, जी, ये खबरी जिसको बोलते हैं, जो हमको इसको न्यूज देते हैं, कई बार वो दुश्मन को भी वो न्यूज देते हैं। अच्छा, डबल एजेंट है। डबल एजेंट है। तो Okay. उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका डबल एजेंट है, कौन नहीं है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हमारे फेवर में था या क्या हमारे लिए ठीक था? हम कैसे उसकी तरफ कामयाब हो पाए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, और एक लेसन हमने जो सीखा है कि हमको हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना। हमको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि 71 वॉर अगर आप देखें, बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बोला कि अप्रैल या मई में बोला था अटैक करने के लिए कि भाई आप उधर उसको ईस्ट पाकिस्तान में अपनी फौज को मोबिलाइज कर दो। उन्होंने बोला कि नो, मुझे 8 महीने चाहिए अपनी फौज को तैयार करने के लिए। 8 महीने लिए थे उन्होंने। हाँ। तो नवंबर के बाद ही जब इसको फौज का इंडक्शन हुआ था वहां, जी, तो आज का वो सिनेरियो नहीं। हमारा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बोल सकता मुझे 8 महीने चाहिए। आज का सिनेरियो है कि हमको हमेशा तैयार रहे, कभी भी लड़ाई हो सकती है। कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऑपरेशनल स्टेट में हमेशा रहना। और आपने सिंदूर का सबसे बड़ा लेसन ये था। दूसरा जो इसको सिंदूर का लेसन ये था कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी, कैसे आप इस लड़ाई को करोगे, और एस्केलेशन आपकी जब होती है लड़ाई में, उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने बोला कि हम खाली टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करेंगे, बट पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया हमारा, सो इट एस्केलेटेड इमीडिएटली। तो एस्केलेशन लेवल 1 हो गया, फिर एस्केलेशन लेवल 2 हो गया अगले दिन। हाँ। तो अगर ये एस्केलेशन लेवल 2 पे सीज फायर नहीं होता, देन इट विल हैव बीन ऑल आउट वॉर। तो उसके लिए तैयारी, करेक्ट, क्या आपकी तैयारी है, क्या दुश्मन की तैयारी है, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं होता कब एकदम से चालू हो जाए। आज जैसे अभी न्यूज़ मेरे को मिली कि यूएस ने ईरान पे कुछ अटैक करा है। हाँ, देखिए आज की न्यूज़ देखिए, मॉर्निंग में इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, और साथ साथ यूएस ने भी कर दिया। तो जॉइंट अटैक था आज। राइट। तो 3 राउंड बातचीत के चले, बट उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। देन दे हैड टू कैरी आउट दिस अटैक। ओके, सो इट वाज सडन। नो, वेरी सडन। सर, जब आप जम्मू कश्मीर में या कहीं पर ऐसे करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टेक द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग? क्योंकि आपने बताया कि कहीं ना कहीं खबरी होते हैं, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी खबरी हो सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? देखिए, एक तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपको लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर, बिकॉज ट्रस्ट के बिना you will not be able to take help of J&K police, CRPF, BSF, local administration. You will not be able to take. हाँ, तो आपको एक आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई ये मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। बिकॉज अगर आप शुरू से ये समझोगे कि भाई ये तो हो सकता है कि ये दुश्मन से मिला है, तो आप उस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाओगे। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एक सिविल एरिया में होते हैं। हाँ। टेररिस्ट गांव में छुपा हुआ है, मस्जिद में छुपा हुआ है, कोई ऐसी जगह छुपा हुआ है जहां पे लोकल पॉपुलेशन के घर हैं, सिविलियन के घर हैं। तो आपको लोकल पुलिस को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। वो भाषा का एक होता है, उसको आपको भाषा नहीं आती है, उसको लोकल पुलिस वहाँ की भाषा जानते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। और फिर जो लेआउट है, टॉपोग्राफी है,
तो उसकी ज्यादा जानकारी लोकल पुलिस को रहती है, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहता है। वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी, पर आपको इसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। एक जॉइंट ऑपरेशन जब आप करते हैं उसमें ये सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे। सर, आपने जैसे बताया अपने लोगों पे ट्रस्ट करना, सबसे बड़ी बात है उनको मोटिवेट करना। हाउ डू यू मोटिवेट योर पीपल टू एक्चुअली डाई फॉर यू, फाइट फॉर यू? ये सवाल सभी जानना चाहेंगे इनफैक्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एक लीडर होता है जी, ही हैज टू सेट एन एग्जाम्पल। अब एक इसको कहावत है ना, यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। करेक्ट। दैट इज, अगर आप एक अपने जवान को, जेसीओ को, सूबेदार को एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑर्डर देते हैं जो आप खुद ही नहीं फॉलो करते हो, तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं। तो फौज में पहली चीज है, और मैं इसको यंग जो हमारे यूथ है उनको भी उसको बताना चाहूंगा, दैट जब भी आप अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्किंग देते हो, या उनको अगर कोई एक टास्क देते हो, मिशन देते हो, या इसको कुछ उनको इसको कैरी आउट करने के लिए बोलते हो, तो उसके जानकारी आपको भी होनी चाहिए। और क्या उसमें खतरा है, उसकी असेसमेंट भी आपको होनी चाहिए। बिकॉज जवान ने अपना जान हथेली पे लेके आपके लिए आता है सामने। कारगिल में देख लीजिए आप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फौज का, द लीडर हैज टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके। बिकॉज अगर आप एक अटैक को लीड नहीं करेंगे, ये अपने जवानों को बोलेंगे आप आगे जाओ, मैं पीछे आ रहा हूं, तो वो कभी रेस्पेक्ट वो जवान नहीं, वो जवान जाएगा ही नहीं आगे। ही विल फॉलो यू, बिकॉज उसके माइंड में होगा कि साहब को अपनी जान की चिंता नहीं है, इसीलिए मुझे भी अपनी जान की चिंता नहीं है। एंड ही फील्स इन सेफ हैंड्स। तो सर, लीडर्स आर बॉर्न और कैन दे बी मेड? स्पेशली हमारे काफी सारे लोग कॉर्पोरेट के हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैन लीडर्स बी मेड? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। एंड सो मेनी लीडर्स को इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, स्टडी हुआ है। और मॉन्टगोमरी, जनरल पैटन, चर्चिल, जनरल स्लिम, जनरल सुंदर जी, जितने भी आपके अच्छे लीडर्स रहे हैं, एक डिडक्शन इसको ये आया है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, अच्छा, लीडर्स आर मेड। Now anybody can become a leader today, let me tell you that. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कुछ लीडर लाइक क्वालिटी कमी है, तो आप उसको, जो कमजोरी है, उसको दूर कर सकते हैं। सो कॉर्पोरेट लीडर्स ऐसे क्या लेसन्स ले सकते हैं आर्मी से? मैं ये मानता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए एक पर्सन में। वन इज इंटेग्रिटी, इसको सेकंड इज लॉयल्टी, एंड द थर्ड इज ऑनेस्टी। ओके। ये क्वालिटीज को आपने अपने में इसको मजबूत करना है। बिकॉज अगर आप में इसकी कमियां हैं इस क्वालिटी में, तो शायद आप एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएंगे। तो लॉयल्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। और 3 शब्द मैं इस्तेमाल यहां पे करूंगा जो हर एक कॉर्पोरेट को ध्यान रखना चाहिए। एक है नाम, नमक और निशान। अच्छा। तो इसको फौज में हम अगर अपने पलटन में होते हैं तो हमको ये 3 चीजें सिखाई जाती हैं। पलटन का नाम, वो पलटन का नमक जो हम खाते हैं, और जो पलटन का झंडा होता है या उसकी पहचान होती है, बैज होता है, जैसे कि ये मैंने पहन रखे। हाँ जी। तो ये हमारी पहचान है। अच्छा।
और अगर आप इस पहचान को अपने किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और इन चीजों के ऊपर तवज्जो दे, मुझे कोई शक नहीं है कि कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन कर सकती है। ओके, दैट्स अ बिग थिंग सर। और एक आपने, मुझे पता चला कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया जिसको आईएएस ऑफ डिफेंस सर्विसेज कहते हैं। आई थिंक डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एग्जाम, क्या है ये सर? मेरे को अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू नो इन द रैंक ऑफ अ मेजर और सो 6 years to 12 years ऑफ यूर सर्विस आप इस एग्जाम में एलिजिबल होते हो बैठने के लिए, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। इसमें का मतलब है कि आपको 5 पेपर पास करने पड़ते हैं। ओके। जैसे आईएएस का आपका प्रीलिम होता है, उसके बाद मेन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है जी। यहाँ पे आपके 5 पेपर होते हैं। ये हजारों ऑफिसर्स अपीयर करते हैं, वैकेंसी होती है 300 से 400। तो आपके जैसे कि एक आपका टैक्टिक्स का पेपर होता है। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टैग ए और टैग बी। टैग ए होता है आपका थ्योरी, टैग बी होता है एप्लीकेशन। फिर आपका करंट अफेयर्स का पेपर होता है, फिर आपका मिलिट्री हिस्ट्री का पेपर होता है, फिर आपका साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, फिर आपका जो एडम एंड मोराल का पेपर होता है, फिर आपका लॉ का पेपर होता है। तो ऐसे करके ये जो 5-6 पेपर्स मैंने आपको बताए हैं, हर एक पेपर में आपको एक तो इस एग्जाम को पास करना है, दूसरा इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें 70% मार्क्स आपके इस एग्जाम के होते हैं और 30% मार्क्स आपका करियर में आपका जो आपके अप्रेजल होते हैं हर एक साल। हमारा जो है ना हमारे फौज में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, ACR। तो उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो 30% वहां से लिया जाता है, 70% यहां से लिया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है और फिर आपकी मेरिट बनती है। सर जो यंग लोग हैं, और मैक्सिमम 3 चांस मिलते हैं खाली। अच्छा, बस। सर जो यंग लोग हैं जो आर्मी में आना चाह रहे हैं, एनडीए करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस है? इसको मेरी एक एडवाइस है ये सबके लिए, देखिए, बिफोर डिसाइडिंग एनी करियर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका टेम्परामेंट उस करियर के लिए सूटेबल है कि नहीं। बिकॉज कई बार हम गलती करते हैं, हम फौज में जाना चाहते हैं बट हमारा टेम्परामेंट नहीं है फौज के लिए। बिकॉज फौज में एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। जैसे कि अगर मैंने आपको गुस्सा किया और आपने जवाब किया वापस, तो वो आप फौज के लिए फिट नहीं है। बिकॉज वो आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए कि जितना भी आपके ऊपर दबाव आपका पड़े, आप उसके ऊपर ये आपका रिएक्शन नहीं आएगा इस तरीके का कि वो नेगेटिव रिएक्शन। सो जब सिलेक्शन होता है, हाउ डू यू नो कि ये सही है इंसान? तो एक्चुअली हमारा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, SSB हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें इसको सबसे पहले एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 70% अलग हो जाता है। ओके, फिजिकल नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी बस एक आपका सिंपल सा एक आपका परसेप्शन का टेस्ट होता है। आपको एक फोटो दिखा देते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। हाँ, साइकोमेट्रिक टाइप कि भाई आप इस फोटो को 10 लाइन में डिस्क्राइब करो। तो वो एक आपका माइंडसेट पता चल जाता है। तो वो जो है ना, आपको इसको फिल्टरिंग प्रोसेस में बोलता हूँ, इसमें निकल जाता है। फिर आपके पास जो क्लियर कर जाते हैं उनका फिर आपका मेन SSB, जैसे कि प्रीलिम हो गया, मेन हो गया। तो मेन SSB में आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं। अच्छा। आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है।
तो हर एक के नाम इसको नंबर है, और कहीं पर भी अगर एक भी जो भी असेसिंग ऑफिसर बोल दे कि ये सूटेबल नहीं है, आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया, आपने फिजिकल टेस्ट में बहुत अच्छा किया, पर आपने ग्रुप टेस्ट में अच्छा नहीं किया, अच्छा, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली यू विल बी रिजेक्टेड, और आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो सारे आंसर दिए थे, इसको मैंने तो सिलेक्शन बहुत प्रोसेस अच्छा किया बहुत था स्ट्रिक्ट है सिलेक्शन। इसका मतलब। हाँ, सो यू इट्स अ 360 डिग्री सिलेक्शन। अच्छा, तो सर ये कैसे होता है कि आर्मी में आने के बाद सारे इतने मोटिवेटेड दिखते हैं, जितने हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, एवरीवन इज सो मोटिवेटेड टू डू फॉर द कंट्री, टू डू फॉर देमसेल्फ। Actually, Abhishek, this is the organization culture of any organization. तो ये कल्चर हम कैसे कॉर्पोरेट में बना सकते हैं? ये इस कल्चर एक्चुअली कॉर्पोरेट में आप तब बना सकते हैं when you take into account the hygiene factors. अच्छा, जो आपकी मास्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की है, वो बताती है कि आपकी कुछ नीड्स हैं जिसको आपको फुलफिल करना है, उसके बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग नीड्स कि भाई आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो काम अच्छा कर रहे हैं आपको शाबाशी कोई दे रहा है, आपका मोराल और मोटिवेशन कोई उसको देख रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं तो आप इसको लगे हैं अपना काम करते रहे और आपको ये उसकी पहचान नहीं मिलती या उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। दूसरा है कि आपकी हाइजीन नीड्स को उसको सेटिस्फाई किया कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका ऑफिस साफ सुथरा है, एक अच्छी आपको टेबल मिली है, आपको जब चाय पीनी होती है या आपको खाने के लिए लंच में जाना होता है तो वहां कोई अरेंजमेंट है अच्छी तरीके से, राइट। आपको छुट्टी टाइम पे मिलती है, अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है वो बोलते नहीं आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, और अगर आप यू ओवर टाइम काम करते हैं तो क्या उसका कंपनसेशन आपको मिल रहा है? और क्या या आपका बॉस बोलता है मैं रात के 10 बजे तक बैठूंगा और आप भी 10 बजे तक बैठेंगे? बॉस तो अपना काम कर रहा है, आपके पास कोई काम नहीं है उसको 10 बजे तक करने के लिए, सिर्फ तो अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बैठा वो रखा है। ईगो के लिए कि भाई इसको तुम भी यहाँ बैठोगे। सो जब तक आप इस एनवायरनमेंट को अपना रिफाइन नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को नहीं बदलेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका स्ट्रीमलाइन नहीं होगा, यू कैन नॉट बिकम अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर एक है कि आजकल बहुत ज़्यादा सब लोग बोलते हैं कि जेनजी ज़्यादा काम नहीं करना चाहते या जेनजी ज़्यादा वो नहीं होना चाहते, बट मैंने देखा है कि आर्मी जेनजी को भी ट्रेन करती है जेनजी आने के बाद। सो हाउ डू यू, इसके ऊपर कोर्सेज हैं, इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने अभी देखा था कि हाउ टू मैनेज जेनजी, इसके ऊपर एक कोर्स चल रहा है बाकायदा। देखिए आर्मी में ना एक इसको बेसिकली तो एक आपका एनवायरनमेंट में आपको ऐसा डाल देते हैं कि आप जो उस एनवायरनमेंट का मिशन है, विजन है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। दूसरा, जो आदमी दाएं से बाएं हो जाता है उसको बाएं से दाएं लाना भी एक सिस्टम है फौज में। अच्छा, और हम उसको आर्मी एक्ट बोलते हैं, हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं, डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन होते हैं हमारे। तो यू सी आप एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं आर्मी में। ओके, जब तक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक डिसिप्लिन नहीं ला पाए। सपोजिंग आज आप इंटरव्यू में अगर हमने बोला कि 4 बजे शुरू करना है और आपने 4:30 बजे शुरू किया, तो यू विल हैव टू बी पेनलाइज्ड फॉर स्टार्टिंग 30 मिनट्स लेट। राइट। जब तक ये पेनल्टी नहीं दी जाएगी आपको, तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप इसको टाइम पे काम को आपको करना चाहिए। ट्रू। फौज में ये पेनल्टी मिलती है। अच्छा, एज अ कमांडिंग ऑफिसर मेरे पास इतना पावर है, मेरे पास मैजिस्ट्रेट का पावर है कि मैं एक जवान को 28 दिन के लिए जेल में भेज सकता हूं। ओके, इसको मेरा अपना जेल होता है फौज में, क्वार्टर गार्ड बोलते हैं उसको। उसमें
कैदियों के कैबिन बने हुए हैं, सलाखें लगी हुई हैं, अच्छा। जेल की तरह। सपोज ये छुट्टी गया, ये इसने 10 दिन छुट्टी मांगी, 12वें दिन आया, ये 2 दिन लेट आया छुट्टी से, तो इसका मार्चअप हुआ। मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं और मैंने इससे पूछा, भाई तू यहाँ पे 2 दिन लेट क्यों आया? नहीं सर, मुझे एक काम था। इस पहले क्यों नहीं बताया? छुट्टी को एक्सटेंड करा, इसको छुट्टी को क्यों नहीं एक्सटेंड कराया? ओके, 14 दिन अंदर। अच्छा, 14 दिन के लिए अंदर चला जाता, अगली बार ये कभी 2 दिन लेट नहीं आएगा। डिसिप्लिन सिविल में अगर ये करोगे तभी, इसको सिविल में अगर इस टाइप की प्यूनिटिव एक्शन आप लोगे तभी आपका डिसिप्लिन बनेगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ट्रू। इस रेड लाइट को हम पार क्यों नहीं करते अगर वहां कैमरा लगा हुआ है? हाँ, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम इस रेड लाइट को पार करेंगे चालान होगा, इसको 500 रुपए खर्च किए जाएंगे। जब आपका चालान ही नहीं होगा तो आप देखना, इसको यहां पे कोई रेड लाइट पे रुकने वाला नहीं है। सो दैट्स फैक्ट ऑफ लाइफ। सर, आप अभी यूपीएससी एडवाइजरी पैनल में भी हैं और ये तो हमारी बड़ी अच्छी खुशकिस्मती है क्योंकि हम यूपीएससी का भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो हम कल्चर की बात करें, हाउ डिफरेंट आर द टू डिफरेंट कल्चर्स? यूपीएससी में कोई जाना चाहे और फौज में जाना चाहे। पोल्स अपार्ट। ओके। बिकॉज फौज का लिए आपको एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल चाहिए, हाँ, यूपीएससी के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल चाहिए। करेक्ट। सिलेक्शन सिस्टम भी अलग है, फौज का अलग है, यूपीएससी का अलग है। सो यूपीएससी सिलेक्शन सिस्टम की अगर बात करें सर, तो क्या व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, एक तो मैंने आर्टिकल भी लिखा है इस पे, यूपीएससी के सिलेक्शन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। अच्छा। बिकॉज अभी जिस टाइप का सिस्टम है यूपीएससी में, तो उसमें इंटरव्यूज का सबसे कम वेटेज है, एंड दैट इज द ओनली टाइम यू सी अ पर्सन इन फ्लैश एंड ब्लड। सपोजिंग मैंने अपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा किया और मेरे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर है, मैं फिर भी सिलेक्ट हो जाऊंगा यूपीएससी। अच्छा। बिकॉज इसके ओवरऑल मार्क्स देखे जाएंगे, मेरिट तब बनेगी आपकी। सही बात है। नाउ इन द इंटरव्यू, इसको पहली बार एक पैनल उस कैंडिडेट को देखता है। हाँ। और अगर उस कैंडिडेट में कुछ कमियां नजर आती हैं कैरेक्टर वाइज या एरोगेंस वाइज या इस टाइप का, उसको बहुत मुश्किल है इसको ना सिलेक्ट करना। सो you are inducting the wrong kind of a person into the administrative service. अच्छा, अब इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज मैंने चेयरमैन यूपीएससी से, जो फॉर्मर चेयरमैन से, उनसे पूछा, बिकॉज एक पैनल में उनके साथ था, तो बताया कि यूपीएससी में इंटरव्यू में इसको ज्यादा नंबर इसलिए नहीं दे जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है सिफारिश हो जाती है। इसको लोग इसको अप्रोच करते हैं ऊपर से, और फिर चेयरमैन यूपीएससी को या जो उसके मेंबर्स हैं, तो वो उसमें फेवरेटिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसीलिए इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। इसीलिए इसको यूपीएससी ने इसके नंबर कम किए हुए। दूसरा, आपको इंटरव्यू में सक्सेसफुल कर सकती है, अगर आप इसको नोट कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। इसको पहली चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा। और आपका टर्नआउट। जैसे अगर आप एक अच्छा सा लाइट ब्लू शर्ट, ब्लू ट्राउजर, ब्लू कोट, स्मार्ट टाई, प्रॉपर हेयर कट, पॉलिश शूज, अपना टर्नआउट अच्छा करके आप आइए। करेक्ट, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, जिसको पर्सनल ग्रूमिंग कहते हैं, वो इसको बहुत एक्चुअली जरूरी है। जी हाँ। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप उस रूम को एंटर करते हैं। हाँ। क्या कॉन्फिडेंस है आप में, या ऐसे डरे डरे से आ रहे हो आप? हाँ। बिकॉज इंटरव्यू का नाम सुन के तो सब डर जाते हैं, तो आप डरे डरे से आ रहे हो। दूसरा, आपको बैठने से पहले आपने सबको विश करना है,
तो सबको इंडिविजुअली विश करना है या? नहीं, यू गुड मॉर्निंग सर्स, ओके, या आप इस गुड मॉर्निंग ही बोलो खाली, बिकॉज उसमें लेडीज भी हो सकती, करेक्ट। गुड मॉर्निंग। एंड फिर आपको अगर बोला जाए बैठने के लिए तभी बैठो, अपने आप मत बैठो। अच्छा, ये छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो अच्छा, एक बार जब आप इसको बैठ जाते हो तो आपके हैंड्स की क्या पोजीशन है, कोई चीज बताते नहीं है किसी को इस चीज के बारे में कि आप अपने इसको हाथ है क्या आपने ऐसे रखे हुए हैं या ऐसे रखे हुए हैं। ओके, इट इज बेटर टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस। और आप जब बात कर रहे हैं आपको अपने हाथों को ऐसे वैसे नहीं हिलाना। एक स्टेबल पोज आप रखिए, जिसने क्वेश्चन आपसे पूछा है उसी को आंसर कीजिए। अच्छा, उन्हीं को देखते हुए। सपोजिंग आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं जो दूसरे मेंबर की तरफ देख के, इसको हो सकता है दूसरे मेंबर की शक्ल मुझे ज्यादा पसंद है या वो स्माइल कर रहा है, तो हमारी टेंडेंसी ये कि यार ये स्माइल करे, मेरा दोस्त दिखता है तो इसी को मैं जो टारगेट करूं। नहीं, जिसने क्वेश्चन पूछा उसी को जवाब दीजिए, और आपका कोई भी आंसर 2 मिनट से लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो क्वेश्चन उसने पूछा है ये उसी का आंसर देना चाहिए। आपके पास नॉलेज बहुत होगी कोई दूसरी चीज की, तो आप कोशिश करोगे कि उस नॉलेज को इस क्वेश्चन में डालने के लिए, इस आंसर में डालने के लिए। अच्छा, सो यू मस्ट ओनली गिव द आंसर। और अगर आपको एक चीज आती नहीं है, प्लीज डोंट ब्लफ। अगर आपको आती नहीं, आप बोलोगे सर ये इसके बारे में इसको मेरी इतनी ही नॉलेज है, इसको मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और मैं अब रिसर्च करूं और ये नॉलेज को गेन करूं, तो एक पॉजिटिव सिग्नल आप उधर दे रहे हो दैट यू आर विलिंग टू लर्न। हाँ, एंड यू आर ऑनेस्ट, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑनेस्ट। हाँ। दूसरा, आप जब तैयारी अपने करके जाते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस आज के मॉर्निंग पेपर में क्या था। अच्छा, अब ये मतलब नहीं है कि आज इंटरव्यू है तो मैं जो कल कोई एक सपोजिंग बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देश में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और अगले दिन आपका इंटरव्यू हुआ तो उसने पूछा भाई यार उसको रेड फोर्ट में क्या हुआ कल। अच्छा सर क्या हुआ रेड फोर्ट, मुझे पता नहीं। तो सिचुएशनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी अब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। दूसरा, ये अपने देश के कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपने शहर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी, मीन्स आपसे एक यूनिफॉर्म भराया जाएगा। बिल्कुल। वो जो आपका फॉर्म है, आई थिंक उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, FDC ऐसे कुछ बोलते हैं। वो फॉर्म में आपने जो भी लिखा कि आपकी हॉबीज क्या हैं और आपके इंटरेस्ट क्या हैं और आपने क्या एजुकेशन अपने की है, वो जो भी आप वो लिखेंगे उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने फॉर्म में क्या भर रहे हो। बिकॉज जब तक आप वो उसको फॉर्म में ऐसी इंफॉर्मेशन मत डालना कि मैं उसको इंप्रेस करने के लिए कुछ फेक चीज लिखा। हाँ, फेक चीज लिखो, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपको आएगा नहीं। हाँ। और आपको बताया जाएगा भाई ये तो आपने लिखा था, आपकी हॉबी है, आप तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। So this is a very important aspect, and never give an impression that you are anti-government. You are anti-establishment. आपके views कुछ भी हो सकते हैं, and never give an impression that you hate a particular community. Okay. कुछ लड़कों से ऐसे हमने गोलमोल करके सवाल पूछे तो उनमें ऐसा लगा कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नफरत करता है। डोंट गिव दैट यू काइंड ऑफ इंप्रेशन, बिकॉज यू आर इन द UPSC सिलेक्शन एडवाइजरी कमिटी, तो फॉर यू बहुत जरूरी है। बिकॉज सी टुमारो यू विल बी एडमिनिस्ट्रेटर। आप IPS में जाओगे, IAS में जाओगे, IFS में जाओगे। यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पब्लिक सर्वेंट।
you are not a public master. Correct. You are a public servant. You are here for the service of the people of the country. Correct. And इसीलिए सारे लोग आपके लिए बराबर होने चाहिए. True. That is important. And last is practice on certain situations. अच्छा. जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आप को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रयागराज आपको अपॉइंट किया जाता है, एंड यू नो यू आर फ्रॉम प्रयागराज. तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा कि आप इसको प्रयागराज के हो, आप इलाहाबाद के हो, तो आपको इलाहाबाद का डीएम बनाया जाता है. तो टेक ओवर करने के बाद ऐसे 5 काम आप क्या करोगे उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करने के लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि So एग्जैक्टली now, क्या क्या इश्यूज हैं. because you belong to that place, you are from प्रयागराज. हाँ. तो आपको अपने शहर के बारे में पता होना चाहिए कि 5 चीजों में आप इसको बदलाव कहां लाना चाहते हो. आप इसको स्वच्छ अभियान करना चाहते हो, अपने इस सफाई वगैरह आप करना चाहते हो. करेक्ट. आप रोड्स को बेटर करना चाहते हो, आप हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हो. तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या है उस एरिया की. हाँ. या ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि सर यूपीएससी एडवाइजरी बोर्ड में है, मेंबर हैं. सर जो यूपीएससी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस बताइए ना. मेरे लिए कि आपको 2 चीजें करनी चाहिए. इट्स वेरी वेरी सिंपल. योगा एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स एंड योगा फॉर 30 मिनट्स. 40 मिनट का टाइम अगर आप अपने मॉर्निंग में उठने के बाद लगा देंगे, या और यू कैन गो फॉर वॉक ऑल्सो नेचर के साथ. 40 मिनट अगर आप अपने इस दिनचर्या में ये 2 चीजें ऐड कर देंगे, यू विल नॉट हैव एनी स्ट्रेस. एंड मेन फोकस क्या होना चाहिए सर यूपीएससी में? शुड बी करंट अफेयर्स और सी देयर इज नो वन एरिया. इस कोई एक एरिया, जैसे कि 5 या 4 एक्सपर्ट्स बैठे हैं. हाँ. ना हर एक एक्सपर्ट अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट है. सपोजिंग मैं हूं डिफेंस के इश्यूज में, आपसे पूछूंगा. ओके. एक आईएफएस ऑफिसर बैठा है, वो आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछेगा. एक आईआरएस का ऑफिसर बैठा है, तो वो आपको अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में या इस जानकारी के बारे में पूछेगा. एक वाइस चांसलर बैठा है, तो वो आपको पूछेगा, ये सपोजिंग आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है या फिजिक्स रहा है, तो इसको फिजिक्स के लॉ के बारे में पूछेगा. या कोई इसको नोबेल प्राइज इसको फिजिक्स में किसको मिला और किस लिए मिला, उसने क्या किया उसके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन. तो आपके पास एक डाइवर्स पैनल बैठा हुआ. ओके. सो यू कांट बी, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन. हाँ. That's a very, very good lesson, and everyone, I think, needs that. Yeah. Okay. Thank you. Jai Hind. Jai Hind.